अगली सुबह वीर के कमरे में वीर अपने कमरे से निकलकर बाहर कीर्ति को आवाज लगाता है। कीर्ति जो नाश्ते को टेबल पर रख रही थी वो वीर को देखती है तो वीर उसे इशारे से ऊपर बुलाता है। ये देख कीर्ति समझ जाती है कि जरूर कुछ जरूरी काम है जिसके लिए वीर उसे ऊपर बुलाया है। ये सोच वो प्रिया से होती है, दी आप देख लेना मैं आता हूँ। प्रिया हाँ मैसेज हिलती है तो वीर तो करती ऊपर चली जाती है। वीर कीर्ति जब कमरे में जाती है तो देखती है वीर कुछ परेशान सा था। ये देख वो पूछती है क्या हुआ, आप कुछ परेशान से लग रहे हैं। तभी वीर कहता है कि देखो ना यह मेरे शर्ट के बटन टूट गई है, इसे लगा दो, मुझे ये शर्ट पहनकर जाना है। ये देख कीर्ति बोली तो आप दूसरा शर्ट पहन लो। तभी वीर कीर्ति को घूरते हुए बोलता है यह मेरी लकी शर्ट है इसलिए जल्दी से इसमें बटन लगा दो। ये सुनते ही कीर्ति उसके पास जाती है और बोलती है आप पहले शर्ट निकालो। ये सुनते ही वीर उसे घूरते हुए यार मैं इसमें सुई धागा लगाया हूं इसलिए पहले जल्द से जल्द इसे लगा दो। ये सुन कीर्ति एक गहरी सांस लेती है और वीर के पास चली जाती है। कीर्ति वीर के पास जाकर उस सुई धागा लेकर उसके शर्ट के बटन टक करने लगती है। कीर्ति को वीर के इतने नजदीकी से हमेशा से ही बहुत ज्यादा फर्क पड़ने लगता था। वही वीर जिसके शर्ट का पूरा बटन खुला हुआ था उसके अंदर से उसकी बॉडी बहुत अच्छे से दिख रही थी। वही कीर्ति अपनी आंखें इधर उधर कर उसके बटन को लगा रही थी, पर उसका चेहरा शायद वीर की तरफ नहीं था। वीर जो उसे शिद्दत से घूरे जा रहा था। तभी वीर कीर्ति को देखते हुए बोलता है कैसा लगा। क्या ये सुनते ही कीर्ति शर्ट में बटन को लगाते हुए बोलती है क्या कैसा लगा। वीर मेरी बॉडी। ये सुनते ही कीर्ति हैरानी से वीर को देखने लगती है तो वीर अपने आईब्रो को उठाते हुए अपनी बॉडी की तरफ इशारा करता है। ये देख कीर्ति अपनी नजर इधर उधर करने लगती है। उसके चेहरे पर एक शर्म से लाली छाई हुई थी, पर फिलहाल में उसकी शर्म से वीर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो कीर्ति से बोलता है क्यों तुम्हें मेरी बॉडी अच्छी नहीं लगती। ये सुनते ही कीर्ति जल्दी जल्दी बटन को लगाते हुए बड़बड़ाते हुए बोली कैसी बातें कर रहे हैं, आपने मुझे यहाँ पर बटन लगाने के लिए बुलाया है या फिर बॉडी दिखाने के लिए। कीर्ति को बहुत ज्यादा शाय फील हो रहा था। वीर की करीबी से वो हमेशा ही परेशान सा हो जाती थी। तभी वीर कीर्ति को घूरते हुए दूसरों की बॉडी तो तुम्हें देखने में शाय फील नहीं होती और खुद के पति की बॉडी देखने में इतना ज्यादा शर्म, और वह भी तब जब तुम इस खुली हुई बॉडी के साथ में जाने कितने पास सोई हुई हो। ये सुनते ही कीर्ति की हॉट बीट तेज हो जाती है और वो जल्दी जल्दी अपने कांपते हुए हाथों से उसके बटन से धागा को तोड़ती है और वहां से जाने लगती है। तो वीर उसके कमर में हाथ डाल उसे अपने पास खींच लेता है। यह महसूस होते ही कीर्ति उसे अपने बढ़ते हुए धड़कनों को कंट्रोल कर उसे देखने लगती है। वीर कीर्ति को देखते हुए उसके कांपते हाथों को पकड़ अपने खुले चेस्ट पर हाथ रखते हुए बोलती है मेरी बॉडी को काउंट करो कितने पैक है। ये सुनते ही तो जैसे कीर्ति का हाल ही बेहाल हो जाता है, वह नामे सिर हिलाती है तो वीर उसके कमर जोर से अपनी पकड़ कसता है और कीर्ति का हाथ अपने सीने पर रख देता है। तभी कीर्ति शर्म से बही जा रही थी और वीर उसके हाथों को अपने सीने पर फिरा रहा था और बोलता है गिनो इसे। ये सुनते ही कीर्ति हड़बड़ा जाती है। वीर की इतनी तेज आवाज सुन वो गिनने लगती है, 1 2 3 ऐसे ही कर कर गिनती है। तो वीर बोलता है क्यों तुम्हें 6 पैक की बॉडी अच्छी नहीं लगती है या फिर 8 पैक बॉडी अच्छी लगती है। ये सुनते ही कीर्ति को तो जैसे रोना आ रहा था। आखिर वो कौन से मुहूर्त में इस समय वीर के पास आ गई थी, न जाने इन्हें क्या हो गया। ये सोचते ही कीर्ति वीर को देखते हुए बोलती है आपको क्या हुआ है और आप ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हैं। ये सुनते ही वीर उसे झटके में अपने पास खींच लेता है और बोलता है मेरी बीवी दूसरे के बॉडी को हॉट एंड सेक्सी बोले और खुद की पति की बॉडी को छूने में इतना ज्यादा शर्म आ रही है। अब कीर्ति को सारा माजरा समझ आ जाता है और मन ही मन में आदित्य को कुड़ते हुए बोलती है जीजू मैं आपको छोड़ेगी नहीं, इसका बदला तो मैं आपसे लेकर रहूंगी। आपकी हिम्मत भी कैसे भी मेरे पति को भड़काने की। ये सब सोच ही रही थी तभी वीर की आवाज से उसे अपने सेंस में आती है और वीर के चेहरे पर गुस्से का भाव देख वह हकलाते हुए बोलती है ऐसी बात नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। तभी वीर उसे देखते हुए अच्छा तो फिर तुम मेरी बॉडी की तारीफ करो। ये सुनते ही तो कीर्ति का गला ही सूख जाता है और वो वीर की आंखों में देखने लगती है जिसके आंखों में इस समय एक जिद था। ये देख कीर्ति हकलाते हुए आंखों में देखती है और बोलती है आप बहुत ज्यादा हॉट हो। तभी वीर बोलता है यह मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। तभी कीर्ति रोने जैसा मुंह बनाते हुए आप बहुत सुंदर हो। वीर उसे घूरते हुए मैं लड़की नहीं हूं, कुछ और अच्छा बोलो। ये सुनते ही कीर्ति का जैसे यह मन हो रहा था कि धरती फट जाए और वो जमीन में समा जाए। तभी वीर उसे छोड़ देता है और बोलता है दूसरे की बॉडी की तारीफ करने में इतनी जबान फिसलती है और खुद के पति की बॉडी को बोला ही नहीं जा रहा है। ये बोल पीछे मुड़ जाता है तो वैसे ही कीर्ति जाकर पीछे से उसके गले लग जाती है और बोलती है दूसरे की बॉडी को हॉट एंड सेक्सी बोल दिया जाता है क्योंकि उनके प्रति दिल में कोई फीलिंग नहीं होती है, पर जब बात अपने पर आती है तो वो फीलिंग जन्म लेने लगती है। तो वो सिर्फ हॉट एंड सेक्सी नहीं रह जाता, अंदर तक दिल पिघलने लगता है। आपकी ऐसी बॉडी देखकर मेरे मन में अलग अलग ख्याल आने लगते हैं, जैसे कि मैं इसे छू लूं। ये कह खुले चेस्ट पर हाथ फिराने लगती है और फिर कीर्ति उसे कसकर पकड़ बोली
जैसे कि मैं उसे अपने होठों से चूम लूं। ये बोल वो वीर को अपने तरफ कर उसके सीने पर किस कर लेती है। वीर की आंखें बंद हो जाती है। तभी कीर्ति बोलती है, यह मुझे किसी दूसरे की बॉडी को देखने में नहीं होती है। कीर्ति का ऐसा कन्फेशन सुन वीर के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और फिर कीर्ति वीर के बॉडी पर हाथ फिराते हुए बोलती है, और आपके पास आने से मेरे अंदर के हार्मोन्स अलग ही डायरेक्शन में जाने लगते हैं। ये बोल वो उचक करके गर्दन पर अपने होंठ रख देती है। वीर उसे कसकर पकड़ लेता है। तभी दरवाजे पर आन्या आ जाती है। आन्या दरवाजा खटखटाते हुए, मुझे लगा था तुम कुछ काम से आए हैं, पर आप दोनों का तो यहाँ पर रोमांस चल रहा है, कंटिन्यू करो। ये कह जाने लगती है और जाते हुए बोलती है, तुम दूसरी कार से आ जाना, हम सभी जा रहे हैं। ये बोल वह चली जाती है। वही करती झट से वीर से दूर होती है और जाने लगती है तो वीर उसका हाथ पकड़ लेता है। तो कीर्ति पीछे वीर को देखती है तो वीर उसे देखते हुए बोलता है, तुम्हें पता है कीर्ति, मैं अपनी फीलिंग तुम्हें ज्यादा तो नहीं बता सकता, पर मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम सिर्फ मेरी हो, और तुम्हारा इस तरह किसी को देखना मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, चाहे वो मेरा दोस्त ही क्यों ना हो। ये सुन कीर्ति के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वह अपने हाथ को देखने लगती है तो वीर उसके हाथ को छोड़ देता है और वो चली जाती है। वही सभी कॉलेज पहुंचते हैं। आज प्रिया और आन्या का प्रैक्टिकल था, जिसमें से उन्हें आज लाइव प्रैक्टिकल देखने को मिलने वाला था। सभी लैब में जाते हैं जहां पर एक नकली बॉडी का लोग इंस्पेक्शन कर रहे थे। वहीं पर अनुराग कुछ टूलमेंट लेकर खड़ा था। सबके मुंह पर मास्क लगा हुआ था। आन्या और प्रिया भी वहां पर पहुंचते हैं। प्रिया का तो ये सब देखकर ही हाल खराब हो जाता है। वही आन्या का भी कुछ हाल ऐसा ही था, पर फिर भी वो मजबूत लग रही थी। दोनों ही वहां पर जाते हैं। तभी अनुराग सभी को बारी बारी उसे टॉय लाश का चीरफाड़ करना बताने लगता है। ये सब पहली बार था। धीरे धीरे एक एक कर सभी लोगों को वो कुछ बॉडी पार्ट को कट को बताता है। तभी आन्या का भी नंबर आता है। ये देख आन्या टूल पकड़कर करने जाती है तो उसके हाथ थोड़े कपकपा से जाते हैं। तभी अनुराग उसके पीछे आता है और उसे पीछे से ही उसके हाथों को पकड़ लेता है। यह महसूस होते ही आन्या का कपकपाना और बढ़ जाता है। तो अनुराग उसके हाथों को कसकर पकड़ते हुए बोलता है, मिस आन्या, ऐसी सिचुएशन में फोकस और मन सिर्फ एक जगह पर होनी चाहिए, नहीं तो डॉक्टर के हाथों में जिंदगी का दूसरा नाम होता है। भगवान के बाद दूसरा भगवान डॉक्टर को माना जाता है और ऐसी सिचुएशन में एक चूक इंसान की मौत हो जाता है। आन्या को खुद की गलती को महसूस करती है और वह अपना ध्यान पूरा उसमें लगाने लगती है। वो उसे चीज को कट करने लगती है जैसा कि अनुराग बता रहा था। पर अनुराग के हाथ आन्या के हाथ पर मूव हो रहे थे। ये चीज प्रिया से छुपी नहीं रह पाई। ये देख के अंदर एक अजीब सा सोच चलने लगता है। फिलहाल के लिए वो कुछ सोच वो अनुराग से बोलती है, सर फिर से बताए कैसे करना है। ये सुन अनुराग प्रिया को एक नजर घूरता है और फिर प्रिया को देखने लगता है। कॉलेज में आन्या और प्रिया का प्रैक्टिकल हो चुका था। भले ही वो एक खिलौना था, पर इस तरह से रियल भी प्रैक्टिकल होना उन सबके लिए एक अजीब सा दिन था। दोनों ही बाहर निकलते हैं तो लंच का टाइम हो जाता है। वो दोनों फ्रेश होने लगते हैं। तभी प्रिया आन्या से बोलती है, आज का दिन कितना हेडेक था। फिर प्रिया अपने हाथ को रुमाल में पोंछते हुए बोलती है, तुझे यह अनुराग सर कुछ अजीब से नहीं लगते। ये सुन आन्या जो हाथ धुल रही थी वो प्रिया को देखने लगती है। आन्या के चेहरे के एक्सप्रेशन कंट्रोल करते हुए बोलती है, नहीं मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। तभी प्रिया बोली, मुझे लगता है यह अनुराग को भी तुझसे पहली नजर वाला प्यार हो गया है। ये बोल हंसने लगती है। आन्या का मुंह बन जाता है। सभी लंच करने कैंटीन जा रहे थे। अचानक उन्हें कई सारी पुलिस की गाड़ियां अंदर आते हुए दिखी। ये देख सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं। सभी लोग जो लंच करने के लिए जा रहे थे और रुककर आपस में बात करने लगते हैं। क्योंकि गाड़ी 3 से 4 थी, ये देख सभी का बात करना लाजमी था। तभी पीयूष भी कीर्ति निम्मी के साथ आन्या के पास आता है और वही राहुल, शिवी और परिधि तीनों ही वहां पर पहुंचते हैं। तभी आन्या बोलती है, यह क्या है, यह इतने सारे पुलिस। तभी पीयूष बोलता है, जरूर कुछ बात है, रुको मैं देखता हूँ। वो सभी जाने लगते हैं। अचानक उस एरिया को घेर लिया जाता है। तभी कई पुलिस ऑफिसर बाहर निकलते हैं और आगे जीप का दरवाजा खोलते हैं तो उसमें से एक पुलिस के गेटअप में शिव बाहर निकलता है। शिव की पर्सनैलिटी ऐसी थी कि एक पल के लिए कॉलेज के सभी लड़कियों के साथ साथ लड़के टीचर भी उसे देखने लगते हैं। पुलिस के वर्दी में लंबा चौड़ा शरीर, उसके ड्रेस के ऊपर कई सारी बैच लगे हुए जो उसे एक बड़ा ऑफिसर का ओहदा दिख रहा था। उसके चेहरे इस समय एक्सप्रेशनलेस थे। शिव एक बार चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाता है। तभी उसकी नजर सामने शिवी पर पड़ती है। शिवी की भी नजरें शिव भर जाती है तो शिव एक नजर उसे देख वहां से चला जाता है। वहीं कई सारे टीचर भी पीछे चले जाते हैं और उन सबके साथ सनाया भी थी। तभी प्रिया बोलती है, चल हमें सनाया बताएगी कि आखिर बात क्या है। वही शिव कई ऑफिसर के साथ पीछे बैकयार्ड में जाते हैं तो वहां पर एक लड़की के ऊपर कपड़ा डाला गया था। शिव, सनाया सभी वहां पर पहुंचते हैं। सभी टीचरों को वहां पर रोक दिया जाता है। शिव अपने हाथों में ग्लव्स लगाते हुए वो जाकर उस बॉडी को देखने लगता है। वो उसके चादर को जैसे ही हटाता है वो अपनी आंखें खमींच लेता है। यह एक लड़की की लाश थी जिसके साथ दरिंदगी की गई थी। वह भी कॉलेज में और उसे मार दिया गया था।
कई सारे लोग वहां पर आते हैं और उस लड़की की बॉडी को उठाकर लेकर जाते हैं, शायद उसका पोस्टमार्टम होने वाला था। वही शिव गुस्से में उठता है और वहां पर खड़े प्रिंसिपल को देखते हुए बोलता है, अब आप हमें बताइए ये सब हुआ क्या और कैसे? और आपके इतने बड़े कॉलेज में एक लड़की के साथ जो कि यहाँ की छात्रा है उसके साथ इतनी बड़ी दरिंदगी हो जाती है और आपको इस बात की खबर तक नहीं है। प्रिंसिपल घबराते हुए बोलता है, सर अगर हमें ऐसा कुछ भी पता रहता तो क्या हम बचाने की कोशिश नहीं करते? हमें खुद नहीं पता ये सब कैसे हुआ। तभी वो प्रिंसिपल बोलते हैं, हम तो यहाँ पर रेगुलर की तरह क्लास खुल चुके थे। अचानक हमारे सामने एक लड़की आई जो इस एरिया में आई थी और उसी ने चिल्लाकर बताया कि यह सब हुआ है। वो लड़की जो वहीं पर खड़ी थी और कांप रही थी। शिव उसके पास जाकर बोलता है, क्या नाम है तुम्हारा? वो लड़की कहते हुए बोलती है, हमारा नाम पूनम है। तभी शिव बोलता है, तुम्हारा इस लड़की से कोई लेना देना है? वो लड़की रोते हुए बोलती है, हाँ यह मेरी दोस्त थी। तभी शिव उससे पूछता है, जब तुम्हारी ये दोस्त थी तो तुम दोनों साथ में ही रहते होंगे, तो फिर ये सब हादसा कब हुआ और जब हुआ तो तुम कहाँ थी? वो लड़की पुलिस ऑफिसर की इतनी रोवेली और इस तरह से आवाज सुनकर कांपने लगती है, तो सनाया उसके पास जाकर खड़ी होकर उसे पकड़ बोलती है, पूनम सर को साफ साफ बताओ बात क्या है? आखिर तुम कहाँ थी? तभी पूनम बताती है, यह मेरी दोस्त है सर, हम कल तक तो साथ थे, पर शाम को जब हम कॉलेज से निकल रहे थे तो ईशा ने कहा कि उसका फोन छूट गया है और वह लेकर आती है। मैंने उससे बोला कि मैं भी चलती हूँ पर उसने मुझे मना कर दिया, तो मैं गेट के बाहर ही खड़ी थी और फिर अचानक मेरा फोन आया तो मैं फोन पर बात करने के लिए थोड़ी दूर चली गई। पर तभी कुछ देर बाद मुझे एक मैसेज आया। उस मैसेज में ईशा का मैसेज था। उसमें लिखा था कि वो अभी जा सकती है क्योंकि वो किसी और दोस्त के साथ निकल चुकी है। मुझे ये बात थोड़ी अजीब लगी क्योंकि मैं गेट से इधर ही थी, पर मुझे लगा कि मैं फोन पर बात कर रही हूँ और वह निकल चुकी होगी और मुझे पार्ट टाइम जॉब भी करना होता है, शायद इसलिए उसने मुझे ऐसा कहा होगा। ये सोच मैं निकल गई। तभी आज सुबह ही मैं आई और हम दोनों की आदत थी कि हम हमेशा कुछ समय क्लास शुरू होने से पहले बैकयार्ड में बिताते थे। पर मैं जब वहां गई तो ईशा की यह हालत देखकर मैं घबरा गई और मैं तुरंत प्रिंसिपल सर को बताया। उसके बयान को वहां पर खड़ा हर एक ऑफिसर रिकॉर्डिंग में दर्ज कर रहा था। वही शिव एक नज़र सभी पर घुमाता है। सभी पर घूमते हुए उसकी नज़र अनुराग पर पड़ती है तो वह अनुराग को देखते बोलता है, जहां तक मैं इस कॉलेज में कई बार आया हूं और आप मुझे नहीं दिखे हैं। ये सुनते ही अनुराग थोड़े चिढ़कर बोलता है, मेरी कल ही न्यू ज्वाइनिंग है। ये सुनते ही शिव एक नज़र उसे देखता है और फिर अगले ही पल प्रिंसिपल को देख बोलता है, अभी हम पोस्टमार्टम करने जा रहे हैं। पर एक बात याद रखना, यदि इन सभी में कॉलेज के किसी का भी हाथ हुआ तो मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि शिव राठौर पापियों को कभी घूमने नहीं देता। ये बोल वो सभी को एक नज़र देख वहां से चला जाता है और जाते हुए वो पूनम से कहता है, तुम अपना मोबाइल हमारे पास जमा करो। पूनम हाँ में सिर हिला फोन को एक ऑफिसर को दे देती है। वही सनाया वहां से जाने लगती है। तभी उसकी टक्कर अनुराग से होती है, तो अनुराग बोलता है, मिस ध्यान से, वैसे आप किस क्लासेस में पढ़ती हैं? ये सुन सनाया को बड़ा गुस्सा आता है, यहाँ इतना बड़ा मैटर हो गया और यह उससे पूछ रहा है कि वह किस क्लास पढ़ती है। पर फिर कुछ सोच वो बोलती है, मैं पढ़ती नहीं पढ़ाती हूँ। ये बोल वो वहां से चली जाती है। वही अनुराग सनाया को जाते हुए देखा बोलता है, कितने टैलेंटेड टैलेंटेड खूबसूरत खूबसूरत लोग पढ़े हैं इस कॉलेज में। ये कह वो एक नज़र चारों तरफ देखता है और फिर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ सभी कैंटीन में बैठे हुए थे। सभी को उड़ती हवा से पता लग चुकी थी कि एक लड़की के साथ हादसा हुआ है और यहाँ तक कि यह भी पता चल चुका था कि उस लड़की का रेप हुआ है और उसका मर्डर। या सुनते ही सभी का तो खाना पीना ही बंद हो जाता था और खासकर आन्या की तो जैसे तबीयत ही थोड़ी खराब होने लगी थी। ये देख कीर्ति कुछ सोचते हुए बोलती है, पीयूष भाई क्यों ना हम आज पार्क में चले, हमें बहुत दिन हो गया है और हम तो यहाँ का ये नया वाला जो वाटर पार्क खुला है और वहां पर हम कुछ समय सपोर्ट खेलेंगे। ये सुन पीयूष एक नज़र उसे देखता है तो कीर्ति उसे आन्या की तरफ इशारा करती है। तो पीयूष आन्या के बारे में कुछ जानता नहीं था, पर वह ये बात जानता था। ऐसे हादसों को सुनने के बाद काफी ज्यादा डिप्रेस और पैनिक होने लगती थी। वह भी समझ बोलता है, हाँ चलो ना, आज वैसे भी पढ़ने का मूड नहीं है। तभी शिवी भी आन्या को देखते हुए बोलती है, जो थोड़ी खोई हुई थी उसे हिलाते हुए, चलना आन्या, मुझे भी यहाँ का पार्क देखना है, ये सब मेरे लिए नया है। ये सुन आन्या के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और वो खुद को संभालते हुए हाँ में सिर हिलाती है, क्योंकि यह सच्चाई था कि शिवी बहुत कम बाहर की दुनिया देख पाई थी और शायद अब वो देखना शुरू की थी। वो सभी जाने ही लगते हैं। तभी वहां पर सनाया आ जाती है और बोलती है, अगर तुम सभी को प्रॉब्लम ना हो तो मैं भी चलूं। पीयूष सनाया हाथ पकड़ उसे खींचते हुए ले जाने लगता है। ये देख सभी को हंसी आ जाती है। वही शिवी जाते हुए एक बार चारों तरफ देखने लगती है, पर उसे कोई दिखता नहीं। वो थोड़ी मायूस हो जाती है। तभी उसकी नज़र सामने रोड पर ही जाते समय शिव पर पड़ती है। वो फोन पर किसी से बात कर रहा था और थोड़ी टेंशन में था। सभी आगे निकल जाते हैं तो वही शिवी भी जाने लगती है। तो बात करते हुए शिव की नज़र शिवी पर पड़ता है तो उसे देखने लगता है।
शिवी का चेहरा थोड़ा उदास था। ये देख वो शिवी की हालत को समझ जाता है। तभी शिवी उसके पास से गुजरने लगती है तो शिव उसका हाथ पकड़ लेता है। यह महसूस होते ही शिवी घबरा सी जाती है। तभी शिव कॉल कटकर उसका हाथ पकड़ खुद के सामने करता है। ये देख शिवी एक बार चारों तरफ देखने रखती है तो शिव उसके हाथों पर अपनी पकड़ कस बोलता है, यू आर फाइन। शिवी कुछ नहीं बोलती और वो बस हाँ में सिर हिला देती है। उसके ऐसा करते ही शिव एक कदम उसके पास बढ़ता ही है, तभी शिवी उससे अपना हाथ छोड़ा वहां से चली जाती है। पर ये सब कोई बैठा एक टक शिवी और शिव को देखे जा रहा था और उसके चेहरे पर एक तिरछी स्माइल थी। शाम हो जाती है और सभी पार्क से घूमकर चले जाते हैं। मूड तो फ्रेश हो जाता है पर मन में कॉलेज में हुए हादसे भूल नहीं पाते। सभी कॉलेज से घर पर वापस आ चुके थे। आज सभी का मूड थोड़ा ऑफ था। घर में कॉलेज में हुए इस हादसे से सभी के दिमाग में टेंशन था और होना भी चाहिए किसी के भी ऊपर, खासकर लड़कियों के ऊपर ऐसी हाइशों का असर ज्यादा होता है क्योंकि वो खुद को उस दर्द को फील करने लगती है। यह ऐसा कनेक्शन होता है कि किसी का दर्द से खुद पर इमेजिंग करने लगती है। वही इस समय हर किसी का था पर खुद को संभालते हुए वो इस बात को भूल जाने का सोचती है। बाकी मन ही मन एक ही प्रार्थना था कि जो भी जिसने भी यह चीज किया है वो जल्द से जल्द पकड़ा जाए। पर इसके विपरीत यदि कोई ठीक नहीं था तो वो आन्या थी। ऐसा नहीं था कि वो पैनिक कर रही थी, पर वह अपने रूम में इस समय रात के अंधेरे में बालकनी में चांद को देखते हुए सामने एक टक घुरे जा रही थी। उसकी आंखें इस समय बेहद लाल थी और उसके आंखों में इस समय अंगारे बरस रहे थे। इस बात से अनजान सभी नीचे डिनर के लिए बैठे हुए थे। तभी कीर्ति आन्या को बुलाने के लिए वहां पर आती है, पर रूम में कीर्ति नहीं दिखती तो कीर्ति बालकनी में चली जाती है। आन्या को झूला पर बैठे देखती है तो वह आवाज लगाती है, दी। लेकिन आन्या कोई जवाब नहीं देती। तभी कीर्ति उसके पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोलती है, दी चलो डिनर करने। वो उसके कंधे पर हाथ रखती है तभी आन्या उसकी तरफ मुड़ती है। आन्या की आंखों को देख कीर्ति 2 कदम पीछे हो जाती है। ना जाने क्यों आन्या की आंखें ऐसी थी जिसे देख कीर्ति अंदर एक डर से सुन्न पड़ जाती है। वो हकलाते हुए बोलती है, दी। पर आन्या एक टक उसे ही देखे जा रहे थे। तभी कीर्ति खुद को संभालते हुए हिम्मत से आन्या के पास जाकर धीरे से उसकी पीठ को रब करते हुए, दी होश में आओ, मैं हूं कीर्ति आपकी बहन। ये सुनते ही जैसे आन्या अपने सेंस में वापस आती है और अचानक को कीर्ति को देख बोलती है, हाँ बोल। तभी कीर्ति खुद को हिम्मत बांधते हुए, दी चलिए डिनर कर ले। आन्या उठ एक बार फिर से चांद को देखकर वापस नीचे चली जाती है। उसके जाते ही कीर्ति के जो हाथ कांप रहे थे वो खुद को कंट्रोल करती है और अपने सीने पर अपनी हाथ रगड़ने लगती है और वह मन में बोलती है, मुझे इस बारे में मॉम से बात करना होगा। वही इस समय अर्जुन, आदित्य, वीर तीनों ही नहीं आए हुए थे। वो किसी मीटिंग के सिलसिले में गए हुए थे जिससे उन्हें आने में थोड़ा टाइम लगने वाला था। वही राहुल और रोहन दोनों ही खाने का लुत्फ काफी मजे से उठा रहे थे। तभी रौनक विभा को देख बोलता है, आंटी आपकी क्या तारीफ करूं समझ नहीं आ रहा। पर मैं सच बता रहा हूं, क्या लाजवाब खाना बनाती है। आपके हाथ का खाना खाकर तो दिल खुश हो जाता है, मन करता है आपके हाथों की पप्पी ले लूं। ये बोल वो विभा के हाथ पकड़ को जैसे ही चुमने जाता है वैसे ही उसे घूरने और खांसने की आवाज आती है। ये देख रोहन की नजर पृथ्वी पर जाती है जो उसे आंखें छोटी कर घूर रहे थे। पृथ्वी उसे घूरते हुए बोले, तुम्हें इतना ही अच्छा खाना खाने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने हाथ पीले करो और शादी कर बहू घर पर लाओ और अपनी बीवी के हाथ बैठकर जितना चूमना होगा उतना चूमना। ये सुनते ही रोहन तपाक से बोलता है, मैं तो कह ही रहा हूं कि आप सभी मेरी शादी कर दीजिए। तभी राघवेंद्र जी उसे देख बोलते हैं, कैसे चाहिए आपको अपनी बीवी। ये सुनते ही रोहन अपने मुंह में एक चम्मच चावल डालते हुए बोलता है, मेरी ज्यादा कुछ डिमांड नहीं है। शक्ल बहुत सुंदर भी नहीं चाहिए पर खाना ठीक ठाक बनाती हो। वो क्या है ना, इंसान 2 दिन 4 दिन खूबसूरत चेहरा देखकर रह सकता है पर जिंदगी तो नहीं बिता सकता ना, क्योंकि जिंदगी बिताने के लिए पेट भरना होगा और पेट भरने के लिए कुछ अच्छा खाना खाना होगा। ये सुनते ही राहुल बोलता है, और आप इतने बड़े लॉजिक ऐसे दे रहे हो जैसे कि आपने किसी ऐसे इंसान को देखा है जो शक्ल से तो बेहद खूबसूरत है पर बेचारे को खाना बनाने नहीं आता। ये सुनते ही रोहन तपाक से बोलता है, अब वो इंसान तो हमारे घर में ही मौजूद है। सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं तो रोहन बोलता है, अरे हमारी बड़ी भाभी चेहरे से तो इतनी ज्यादा खूबसूरत, पर वो अपनी बात आगे अधूरी छोड़ देता है। तभी उसे अपने कानों में एक तेज आवाज सुनाई देती है, क्या कहा आपने देवर जी, जरा फिर से बोलना। रोहन अपनी नजरें उठाकर देखता है तो आन्या सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। उसे घूरते हुए देख रही थी और जाकर उसके कान मरोड़ते हुए बोलती है, देवर जी आपको नहीं लगता कि आप मेरे ही सामने मेरी भर भर कर बुराई कर रहे हैं। हम इतने भी बुरा खाना नहीं बनाते, आखिर मेरा पति भी तो नहीं खाना खाता है ना। ये सुनते ही रोहन दांत दिखाते हुए, आपने वो कहावत सुनी है ना भाभी, जब रहना पानी में ही है तो फिर मगरमच्छ से क्या बैर, पानी में रहकर मगरमच्छ से बैर क्या लेना। ये सुनते ही सभी के चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है पर आन्या ना समझी में उसे देखते हुए बोलती है, मैं आपसे कुछ और बात कर रही हूं और आप पानी और मगरमच्छ की बातें कर रहे हैं।
ये सुनते ही राहुल अपना खाना खाते हुए बोलता है, भाभी रोहन भाई ने आपको मगरमच्छ बोला, आप इतनी भी बेवकूफ मत बनो। यह इनडायरेक्टली आपको मगरमच्छ बुला रहा है, जिससे खतरा मेरे बड़े भैया को है। उसकी बातों को समझते ही आन्या उसे घूरने लगती है। तभी विभा की आवाज आती है, आन्या बेटा चलो खाना खाओ, काफी लेट हो गई है। तभी आन्या एक नजर दरवाजे की तरफ देखती है तो रोहन बोलता है, वो सभी लोग मीटिंग पर गए हैं, उन्हें आने में टाइम लगेगा। तभी आन्या उसे देखते हुए, वैसे असिस्टेंट तो तुम भी हो, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये सुनते ही रोहन बेफिक्रे से बोलता है, जब से मुझे उन्होंने इस देश के बाहर भेजा था तब से उनकी असिस्टेंट मिस लिजा ही है। लीजा, एक लड़की का नाम। ये सुनते ही आन्या के चेहरे पर एक्सप्रेशन थोड़े चेंज हो जाते हैं और उसकी पकड़ अपने चम्मच पर कस जाती है। वहीं दूसरी तरफ समुद्र की लहरों के पास बैठे दो लोग अपने हाथों में शराब को लिए पिए जा रहे थे। तभी उसमें से जो एक लड़की थी उस आदमी से बोलती है, साले ऐसे ही शराब पिएगा तो तू मर जाएगा। एक किडनी तो तेरी खत्म हो चुकी है, कम से कम दूसरा तो बचा ले। वो आदमी, जो कोई और नहीं सौरभ था, वो बोलता है, क्या ही करूंगा इस किडनी का, आखिर परिवार के नाम पर है ही कौन, किसके लिए खुद को जिंदा रखूं? बीवी है जो अपने आदर्शवादी सेकंड वर्जन पति को छोड़ना नहीं चाहती। बेटी है जिसने एक बार भी मुझे अपना बाप तक नहीं कहा। ऐसी दुनिया से जीने से अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं, पर कमबख्त मौत भी नसीब में नहीं है, इसलिए ये जहर ही मुझे धीरे धीरे मार सकता है। ये सुन वो लड़की, जो कोई और नहीं मारिया थी, वो शराब को पीते हुए सामने चांद को देखते हुए बोलती है, कितनी अजीब जिंदगी हो गई है ना हमारी सौरभ। सौरभ मारिया को देखने लगता है और तो मारिया आगे बोलती है, आज हम दोनों साथ हैं, दोनों शराब की जाम ले रहे हैं। अगर आज सारिका होती तो अब तक हम दोनों की पिटाई हो चुकी होती। ये सुनते ही सौरभ और मारिया हंसने लगते हैं। उन्हें वो पल याद आता है जब दोनों चोरी छुपे शराब पीते थे। जब ये बात सारिका को पता चलती थी तो वह उन दोनों को डंडे लेकर दौड़ाती थी, क्योंकि उसे शराब पीने वालों से सख्त नफरत थी। इसी वजह से नहीं उसने कभी खुद पिया और ना ही अपने सामने इन दोनों को पीने दिया। ये याद आते ही मारिया के आंखों से एक बूंद आंसू गिर जाता है तो सौरभ बोलता है, आज हमारे साथ वो होती तो हमारी जिंदगी ही कुछ अलग होती। तभी मारिया बोलती है, पर है तो नहीं ना, और जो है भी उन्हें तो हमारे होने से कोई फर्क भी नहीं है। मुझे सुनते ही सौरभ वही बालू की रेत पर लेट जाता है और बोलता है, नाराज है वो तुझसे, समय दे सब ठीक हो जाएगा। तभी मारिया भी उसके बगल में लेटते हुए बोलती है, समय ही तो नहीं है सौरभ, जिंदगी की ऐसी लड़ाई लड़नी है जिसमें मौत का पता नहीं, कब मौत मुझे चुन ले, और बची हुई जिंदगी उन सभी के साथ जीना चाहती हूं, पर वो मेरे साथ जीना नहीं चाहता। कितनी बदनसीब हूं मैं। तभी सौरभ मारिया की तरफ देखते हुए लेटे हुए ही बोलता है, जो खुद मौत की देवी हो, भला उसे मौत कैसे चुन सकता है? पर हाँ, तेरे आशिक कुछ ज्यादा ही बढ़ चुके हैं साला, इस उम्र में भी तो क्या हसीन लगती हो। ये सुनते ही मारिया उसे घूरने लगती है तो सौरभ हंसते हुए बोलता है, चलना, वैसे भी तो मेरी पहली क्रश है, चल हम दोनों शादी कर लेते हैं। और फिर वो इतना ही बोल पाती है कि मारिया एक लात उसके बम पर दे मारती है, जिससे सौरभ उठकर बैठ बोलता है, तू कमीनी, तुमने मुझे मारा। ये बोल वो लटखाते हुए उठता है और जैसे ही मारिया पर झपट्टा मारने लगता है, वैसे मारिया बोलती है, बेवड़े पहले खुद को तो संभल ले, फिर तो मुझे मारना। ये बोल जाने लगती है। तभी सौरभ उसके पीछे से बाल पकड़ते हुए, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तभी मारिया अपने बाल छुड़ाते हुए, मेरे बाल छोड़, नहीं तो मैं तुझे टकला कर दूंगी। ये बोल सौरभ के बाल खींचने लगते हैं। वही इन सबसे बेखबर कि कोई उन दोनों की हरकत को देखे जा रहा है और उसकी आंखें इस समय गुस्से में दहक रही थी। मारिया और सौरभ दोनों ही दोस्त एक दूसरे के साथ अपनी पुराने दिनों को याद कर मस्ती में लग नए दिनों के दर्द को दबाने की कोशिश कर रहे थे। दोनों के ही अंदर की तकलीफ शायद किसी को ना समझ आए, या समझ में भी आए तो ऐसी सिचुएशन थी कि क्या किया जाए ये किसी को नहीं पता था। पर उन दोनों की मस्ती को वहां खड़े कोई शिद्दत से घुरे जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ आशिमा अभी तक अपने कमरे में ऐसे ही बालकनी के झूले पर बैठी खुद को समेट कर सोई हुई थी। जब से अधीरा घर से गायब था तब से उसे बिस्तर पर नींद नहीं आती थी और वो अंदर ही अंदर एक दर्द से तड़प रही थी। आज उसे महसूस हो रहा था कि उसने अधीरा को मर्डर के केस में डालने का तो सोच लिया था, पर यदि वो सच में मर्डर साबित हो जाता तो क्या होता? कहीं ना कहीं उसके दिल में एक छोटी सी उम्मीद थी कि अधीरा ऐसा नहीं कर सकता, पर आंखों देखी हाल को वो कैसे इग्नोर करती। पर आज उसे यह बात बार बार सताया जा रहा था कि उसे 2 दिन की दूरी अधीरा से बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तो आने वाले कई सालों तक यदि वो जेल चला जाता है तो वह क्या करती? वह तो मर ही जाती उसके बिना, और आज उसके कुछ दिन ना आने से वो जिंदा ही तड़प रही थी। ऐसे ही बालकनी में बैठे बैठे सो चुकी थी। तभी रूम का दरवाजा खुलता है और कोई अंदर आता है। वह कोई और नहीं अधीरा था। वो रूम में आकर सीधे बालकनी में जाता है और रेलिंग से टिकर सिकुड़ कर सोई हुई आशिमा को देखने लगता है। इस समय अधीरा की आंखें बेहद लाल और बाल काफी बिखरे हुए, ऐसा लग रहा था वो इन 2 दिनों से सोया ना हो। इन सब के बावजूद इसकी पर्सनैलिटी एक अलग ही लेवल की लग रही थी।
अपने जेब से सिगरेट निकाल अधीरा रेलिंग से टिककर सिगरेट पिए जा रहा था और आशिमा को देखे जा रहा था। लगभग आधे घंटे तक उसने अपनी नजरें आशिमा से नहीं हटाई थी, पर उन आधे घंटे में वो इतने सिगरेट पी चुका था कि उसके अगल बगल न जाने कितनी पैकेट गिरी हुई थी। वही आशिमा इन सबसे अनजान सोई हुई थी। अधीरा उसके चेहरे को देखते हुए बोलता है, मुझसे की गई रुसवाई का क्या सजा दूं? तेरे प्यार के बीच इस नफरत का क्या सजा दूं? तुझसे दूर रहना चाहता हूं पर कमबख्त दिल तेरे पास ही चला आता है, खुद को क्या सजा दूं? ये बोलते हुए अधीरा आशिमा की तरफ अपने कदम बढ़ाता है। वो झुककर आसिमा के चेहरे को ऊपर करता है और उसे देखते हुए बोलता है, तेरे इस चेहरे की तड़प ही मुझे यह महसूस कराती है कि कोई है जो मेरे लिए तड़प रहा है, कोई है जिसे मेरी फिक्र है। अगर इस फिक्र की वजह तुमसे दूरी और तुम्हारी नजरों में गिरना ही है, तो मैं इस फिक्र को पाने के लिए वह भी करूंगा। ये बोल आसिमा को अपनी गोद में उठा लेता है और उसे बिस्तर पर लेटा कर खुद के शर्ट रिमूव करता है और उसके पास लेटकर अपने सीने में भींच कर आंखें बंद कर लेता है। ऐसा लग रहा था इसी सुकून को पाने के लिए न जाने कितने देर से बहुत तड़प रहा था। वही आशिमा जो एक रिपोर्टर के साथ साथ वो काफी शार्प दिमाग की लड़की थी, एक तनिक आवाज से भी उसकी नींद खुल जाती थी। पर आज सिचुएशन अलग थी। मानसिक तौर पर इतनी ज्यादा डिस्टर्ब होने की वजह से उसे तो फील भी नहीं होता कि उसके पास भी कोई आया है, पर दिल उसके पास होने पर ही महसूस कर लेता है और वह नींद में ही अपने हाथ अधीरा की खुली पीठ पर रखकर उसके सीने में अपने सर को रखाकर लेट जाती है। अगली सुबह आन्या की नींद खुलती है तो सुबह के 7 बज चुके थे। अब लगभग उसकी जिंदगी में यदि एक परिवर्तन आया था तो वह ये था कि वह 7 बजे तक तो उठ ही जाती थी। उठकर वह जम्हाई लेते हुए बैठती है, तभी वह अपनी नज़र इधर उधर घुमाती है तो उसे कोई नहीं दिखता। आन्या एक बार खुद को स्मेल करती है तो उसे महसूस होता है कि उसकी बॉडी से आदित्य की भीनी भीनी खुशबू जरूर आ रही है। ये सोचते ही वो मुस्कुरा कर बोलती है, क्या यह आए थे? उसके बाद उसे याद आता है कि वो कल कितनी देर तक जगी हुई थी आदित्य का इंतजार करते हुए, पर आदित्य का तो कोई अता पता ही नहीं था। ये सुन ही वो गुस्से से भर जाती है और वो उठकर खड़ी हो जाती है। वो याद करती है तो उसे याद आता है कि आदित्य इस समय जिम में होगा। वो यहाँ पर जब से आई थी एक बात थी कि उसने अभी तक आदित्य का जिम एरिया नहीं देखा था, इसलिए वो थोड़ी परेशान सी थी। वो बाहर निकलती है तो उसे कीर्ति दिखती है। कीर्ति को देख वो उसे बुलाती है, किट्टू इधर आ। कीर्ति जो अब तक नहा चुकी थी, आन्या को ऐसे ही सोकर उठते हुए देख बोलती है, दी कुछ तो शर्म करो, घर की बड़ी बहू हो और इस तरह से अभी तक घूम रही हो। आन्या उसे घूरते हुए, अपनी बकवास बंद कर और भूल मत, तेरी जेठानी हूं मैं। ये सुनते ही कृति का मुंह बन जाता है। तभी आन्या बोलती है, ये बताओ कि इन लोगों का जिम एरिया कहाँ पर है? ये सुनते ही कीर्ति अजीब नजर से देखती है तो आन्या उसे घूरते हुए, तुझे पता है तो बता, नहीं तो जा यहाँ से, मैं खुद खोज लूंगी। तभी कीर्ति बोलती है, हाँ पता है, देखी तो नहीं है पर पता है कि आप ही के रूम से पीछे बैकयार्ड से रास्ता है और एक पीछे गैलरी से रास्ता है। ये सुनते ही आन्या वैसे ही जाने लगती है। ये देख कीर्ति को अचानक याद आ जाता है कि आन्या में इस समय एक सिर्फ सटेप वाली पतली सी नाइटी पहनी थी, जो उसकी थाई से थोड़ी सी नीचे थी। उस पर एक ओवरकोट रहता था पर वह नहीं पहनी थी और कीर्ति को याद आता है कि पीछे शायद इस समय सभी लोग होंगे। ये याद आते ही वो कितनी आन्या के पीछे भागती है। वहीं आन्या का इस समय मूड खराब था। वो पीछे गैलरी के रास्ते से वो पीछे बैकयार्ड पर जाती है तो वहां का व्यू देखकर खुद से कहती है, इतना बढ़िया व्यू और मैं इतने महीने से यहाँ रहती हूँ और मुझे कुछ पता ही नहीं है। तभी पीछे से कीर्ति बोलती है, जब आप खुद से बाहर होगी तब तो कुछ दिखेगा। ये सुनते ही आन्या अपने बगल में कीर्ति को देख बोलती है, तो यहाँ क्या कर रही है? तभी कीर्ति दांत दिखाते हुए कुछ बोलने ही वाली थी। तभी आन्या बोलती है, देख आजकल मुझे तेरी चाल चलन ठीक नहीं लग रहे हैं, अगर तूने मेरे पति पर अपनी नजर भी डाली ना तो तेरी खैर नहीं है। ये सुनते ही कृति मुंह बनाते हुए, दी मेरा भी पति यहाँ पर है और मेरा पति कोई काम बॉडी बिल्डर नहीं है, आप कहो तो मैं अपने पति की बॉडी आपको दिखा दूं। ये सुनते ही आन्या उसे घूरते हुए, खुद के पति की नुमाइश करने की बात कर रही है, तुझे शर्म नहीं आती? ये सुनते ही कृति इग्नोर कर वहां चारों तरफ देखती है तो एक बाउंड्री एरिया था। दोनों ही उस तरफ जाती है। दोनों ही जैसे वहां पर जाती हैं तभी कृति को याद आता है, अरे मैं तो यहाँ पर दी को रोकने के लिए आई थी, पर यहाँ ऐसा ना हो कि जीजू भड़क उठे। ये कह वो आन्या के पीछे दौड़ती है, पर आन्या अब तक जा चुकी थी। वो वहां पर जाती है तो आन्या जब वहां पर जाती है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि सामने मैदान में ऐसा लग रहा था जैसे कोई अखाड़ा हो और सभी नंगे पुंगे कई लोग खड़े हो। दरअसल अर्जुन, आदित्य, वीर, रोहन और यहाँ तक कि राहुल, जिसे नया नया शौक चढ़ा था बॉडी बनाने का, सभी की सभी इस समय शर्टलेस खड़े होकर और सिर्फ एक हाफ लोअर पहना इस समय जिम पर अपनी कसरत कर रहे थे। कोई ट्रेडमिल पर चल रहा था तो कोई पुशअप कर रहा था तो कोई डंबल उठा रहा था। ये देख तो आन्या की आंखें बड़ी हो जाती है। तभी कृति उसके बगल में आकर खड़ी होकर बोलती है, क्या नजारा है? वो इतना ही बोल पाती है कि आन्या उसकी आंखों पर हाथ रख देती है। ये देख कृति चिढ़ते हुए, दी मैं अपने पति को देख रही हूँ। तभी किसी की आहट से सभी सामने देखते हैं तो आन्या और कृति वहां पर मौजूद थे।
ये देखते ही बेचारा रोहन खुद के शर्ट ढूंढ कर अपने शर्ट पहनने लगता है। उसकी यह हरकत देख अर्जुन को हंसी आ जाती है। हंसी का वजह ये था कि बेचारे की अभी कोई बॉडी नहीं थी और पतला सा शरीर। वो जब जिम करने आया था तो अर्जुन रोहनवीर ने उसकी काफी मजाक बनाया था और उन सभी के सामने उसने चैलेंज किया था कि वो 1 महीना में अपनी बॉडी बनाकर दिखाएगा। पर इन लड़कियों को क्या ये सभी इन हटे कट्टे पहलवानों के सामने उसे बेचारे चूहे को देखेगी तो उसकी इज्जत का क्या ही होगा। आन्या और कीर्ति को वहां पर देख सभी के सभी हैरान हो जाते हैं क्योंकि इतने महीना में ऐसा कभी नहीं हुआ था। वही बेचारा राहुल खुद को छुपा रहा था। वही जब सभी की नजर इन दोनों पर पड़ती है तो दोनों ही सभी को देखने लगते हैं। वही आदित्य इस समय जो पुशअप कर रहा था वह जैसे ही आन्या की आवाज सुनता है वो कसरत करते हुए उसकी नजर आन्या पर पड़ती है। वहीं आन्या की भी नजर जब से वहां पर आई थी आदित्य पर ही थी। आदित्य को उसने इस तरह से कभी भी एक्सरसाइज करते हुए नहीं देखा था। एक्सरसाइज करते हुए उसकी बॉडी काफी ज्यादा अट्रैक्टिव एंड हॉट लग रही थी क्योंकि उसके मसल्स काफी अच्छे से विजिबल हो रहे थे। और जहां तक अक्सर होता था वो दोनों अगर एक दूसरे के पास ऐसी स्थिति में होते भी थे तो हमेशा रूम की लाइट डीम होती थी, इसलिए कभी भी उसकी नजर आदित्य की ऐसी पर्सनैलिटी पर नहीं गई। वही आदित्य की नजर आन्या पर जाती है तो उसकी आंखें साफ हो जाती है, पर वहां पर आदित्य के चेहरे के एक्सप्रेशन को कोई नहीं देख पाता। वही वीर उन दोनों के पास जाते हुए, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? वही कीर्ति अपनी नजर वीर पर टकटकी लगाते हुए बोलती है, वो मैं ये बोल रही थी कि, ये बोल वो उसे ऊपर से नीचे देख रही थी। वही उसे खुद को ऐसे देखते देख वीर की आंखें छोटी हो जाती है और उसके चेहरे पर एक हैरानी भरे नजरों से घूरने लगता है। वही अर्जुन कीर्ति के पास आते हुए बोलता है, हॉट है ना? तो कीर्ति हाँ में सिर हिलाती है। तभी अर्जुन कीर्ति के हाथ को वीर के सीने पर रख देता है और बोलता है, अब हॉट है तो भला इसे छुती क्यों नहीं? कीर्ति का हाथ उसके सीने पर रख उसे देखने लगता है। तभी अचानक कीर्ति होश में आती है और वो जल्दी से अपने हाथ को हटा इधर उधर देखने लगती है। ये देख रोहन, राहुल और अर्जुन तीनों ही ठहाके लगा हंसने लगते हैं। कीर्ति अपना खुद का मजाक उड़ते देख वो आन्या के पीछे छुप जाती है। वही वीर उन सभी को ही भूले जा रहा था। वही आन्या जिसकी नजर आदित्य पर थी। इन सभी की हंसने की आवाज में सेंस में आती है। तभी वीर की नजर आदित्य पर पड़ती है। आदित्य के चेहरे के भाव देख वो थोड़ी डर के भाव से खुद को कंट्रोल कर अपने थूक गटकता है और वो उन सभी को घूरते हुए बोलता है, चलो बहुत ज्यादा ही तुम लोगों का एक्सरसाइज हो गया, निकलो यहां से अब। पर वही रोहन बोलता है, पर भाई अभी तो हम कुछ देर पहले ही आए हैं, अभी तो हमें और करना है। ये सुन वीर बोलता है, अपनी जिंदगी चाहते हो या फिर तुम्हें जीना नहीं है? उसकी यह बात सुनते ही रोहन ना समझ में वो वीर को देखता है। तो वीर उसे आदित्य की तरफ इशारा करता है तो अर्जुन की भी नजर आदित्य पर जाती है। तो वीर वहां से अर्जुन का हाथ खींचते हुए लेकर चला जाता है क्योंकि वो जानता था अर्जुन अपने आदतों से बाज नहीं आएगा। वही रोहन जो आदित्य को काफी अच्छे से जानता था, वो वहां से राहुल को चलने के लिए बोलता है, पर राहुल ने बेफिक्रे से कहा, आप सभी जाओ, मैं थोड़ी देर रनिंग करके आता हूं। पर वही रोहन उसका हाथ पकड़ खींचते हुए लेकर चला जाता है। वही जाते जाते वीर पीछे मुड़कर कीर्ति के हाथ खींचते हुए बोलता है, अब तुम्हें यही रहना है या चलना भी है? ये कह उसका हाथ खींचते हुए लेकर चला जाता है। वही आदित्य जो अभी तक इसी पोजीशन में था, वो उठकर खड़ा होता है और आन्या को घूरते हुए बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सुन आन्या बोलती है, वो मैं आपको यहाँ पर बुलाने आई थी। ये सुनते ही आदित्य उसके पास आते हुए बोला, मैं थोड़ी देर में आ जाता, क्या तुम मेरा इंतजार नहीं कर सकती थी? यह सुन आन्या आंखें छोटी कर, यदि मैं यहाँ आ गई तो क्या ही फर्क पड़ गया? वो इतना ही बोल ही पाती है तभी आदित्य उसके हाथ पकड़ उसे अपने पास खींच लेता है। उसके ऐसा करते ही आन्या हड़बड़ा सी जाती है। तो आदित्य उसके नाइटी की डोरी को अपने एक हाथों से नीचे करते हुए बोलता है, लगता है मेरे प्यार का काफी फायदा उठाने लगी हो तुम, और मेरा डर तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा ही काम हो गया है। ये कहते हुए उसके हाथों को मसलने लगता है। उसके ऐसा करते ही आन्या को काफी दर्द होने लगता है और वो दर्द से सिसकते हुए बोलती है, आदि हाथ छोड़िए, मुझे दर्द हो रहा है। ये सुनते ही आदित्य उसके हाथों को छोड़ उसके खुले हुए बालों पर पीछे अपनी पकड़ कस देता है और उसे गुस्से में अपनी बाहों में खींचते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुए ऐसे बाहर आने की? आन्या नम आंखों से उसे देखने लगती है। उसे इसी आदि से तो हमेशा डर लगता था। वह हल्की रोते हुए, आदि आप मुझे हट कर रहे हैं? मैं बस आपसे मिलने आई थी। यह सुनते ही आदित्य उसके बालों पर अपने हाथ कसते हुए, मुझे नहीं पसंद तुम अपनी बॉडी शो ऑफ करो, क्या ये बात तुम्हें समझ नहीं आती? वहीं आन्या जो नहीं समझ पा रही थी कि आदित्य ऐसा क्यों कर रहा है, जब उसकी यह बात सुनते ही वो एक बार खुद को देखती है। जो नाइटी उसके कंधे पर 2 डोरियां थी और थाई के नीचे लेंथ होने से और गला डीप से उसके आगे के कुछ भाग विजिबल हो रहे थे। ये देख वो आंसू भरी आंखों से आदित्य को देखते हुए, मैंने ध्यान नहीं दिया, बस मुझे आपसे मिलना था। आदित्य उसके नम आंखों को देख उसके आंसू जबरदस्ती पोंछते हुए, मैं मर ही क्यों ना रहा हूं, पर तुम कभी भी इस तरह से कपड़े नहीं पहनोई, या फिर पहनो तो मेरे अलावा किसी के सामने तुम ऐसे नहीं आऊंगी। यह बात जितनी अच्छे से तुम अपने दिमाग में बैठा लो उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा है।
आन्या रोते हुए ही हाँ में सिर हिलाती है। ये देख आदित्य उसके बालों पर से हाथ छोड़ते हुए उसके गालों को थपथपाते हुए बोलता है, गुड। उसके बाल छोड़ते ही आन्या उससे दूर हो जाती है और उसके आंखों में आंसू आ जाता है और वह रोते हुए बोलती है, आदि आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, बिल्कुल भी नहीं। आपने मुझे हर्ट किया। ये बोल वो दौड़कर वहां से चली जाती है। उसके जाते ही आदित्य के आंखों में कुछ आकर गुजर जाता है, पर वो खुद को कंट्रोल करता है और वो आन्या के सवालों के जवाब देते हुए बोलता है, बट आई लव यू सो मच, और तुम्हें हर तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए यदि मुझे तुम्हारी ऊपर थोड़ी सख्ती डालना होगा तो मुझे वह भी मंजूर है। वही इन सब से अलग अंदर प्रिया सारा खाना टेबल पर रख रही थी और उसका चेहरा पूरा उतरा हुआ था और धीरे धीरे सभी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। प्रिया आखिरी बाउल को रखते हुए बोलती है, माँ आपको नहीं लगता कि मेरे आने के बाद आपकी दोनों बहुएं कामचोर हो गई है? ये सुनते ही विभा बोलती है, वो तो बात है पर अब कर ही क्या सकते हैं। ये सुनते ही प्रिया चिढ़ते हुए बोलती है, उन दोनों पर अपनी लगाम लगाए और दोनों की दोनों ऊपर अपनी थोड़ी सांस गिरी दिखाए। वो क्या है ना, जब तक सांस न लेने दे तो सांस होने का क्या फायदा। उसकी यह बात सुन विभा अपने हंसी को कंट्रोल करते हुए बोलती है, प्रिया तुम्हें नहीं लगता कि तुम इस घर की छोटी बहू हो और तुम्हें अपने जेठानियों के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। ये सुनते ही प्रिया मुंह बनाते हुए, माँ मुझे आपको नहीं कहा, मैंने उन दोनों को कहा। ये सुनते ही विभा बोलती है, अभी तो तुमने कहा कि मुझे सास होनी चाहिए और फिलहाल में तुम छोटी हो और तुम उन दोनों को ऐसे नहीं बोल सकती। ये सुनते ही प्रिया अपनी जीभ दांतों के नीचे दबा लेती है। उसकी हालत देख सभी हंसने लगते हैं। तभी दादाजी वहां पर बैठे हुए, वैसे मेरी छोटी बहू ने क्या बनाया है आज मेरे लिए, खाने की सुगंध तो बहुत अच्छी आ रही है। ये सुनते ही प्रिया खुश हो जाती है और उनके पास ले जाकर दलिया का बाउल रखते हुए बोली, आज मैं आपके लिए स्पेशल दलिया बनाया है जो आपके लिए बेहद फायदेमंद है। ये बोल एक बाउल में उनके सामने रख देती है। ये देख दादाजी का चेहरा उतर जाता है। दादाजी का जितना एक्साइटमेंट से चेहरा खुला था वो डाउन हो जाता है, जिसे देख दादी हंसने लगती है। तभी एक बाउल दादी के सामने भी रखते हुए बोलती है, और दादी यह आपका दलिया। दादी का भी चेहरा लटक जाता है, जिसे देख दादाजी खुश हो जाते हैं। वहीं कुछ देर बाद सभी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठते हैं। वही आदित्य अपने हाथों में घड़ी लगाते हुए नीचे आ रहा था और डाइनिंग टेबल पर बैठी आन्या उसे गुस्से में घूरे जा रही थी। तभी आदित्य की नजर जैसे ही आन्या पर पड़ती है तो वो अपनी नजरें फेर लेती है। ये देख उसके चेहरे पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। सभी अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं। वही आन्या जोर जोर से अपनी थाली पर चम्मच पटकते हुए बोली, प्रिया मुझे जल्दी जल्दी दे, मुझे बहुत भूख लग रहा है। ये सुनते भी प्रिया उसे घूरने लगती है और उसे थाली में खाना परोसती है। वही आन्या को प्रिया जैसे ही खाना परोसती है वो लगातार खाना खाए जा रही थी। वही प्रिया सभी को परोसती है तो अर्जुन उसका हाथ पकड़ चेयर पर बैठा बोला, बैठो और खाना खाओ, तुम्हें अपने इन नाजुक हाथों को इतना तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। प्रिया उसे घुने लगती है तो अर्जुन अपनी थाली में खाना परोस उसके मुंह में डालते हुए, बेबी ऐसे मुझे मत घूरा करो, नहीं तो वह क्या है ना कि मुझे तुमसे अभी प्यार करने का मन करने लगेगा। उसकी बेसम भरी बातों को सुन वहां बैठे पृथ्वीराज बोलते हैं, तुझे शर्म नहीं आती अपने बाप के सामने और दादा के सामने ऐसी बातें करते हुए। तभी अर्जुन बेशर्मी से बोलता है, यदि इतना ही शर्म करूंगा तो आप पोता पोती कैसे खिलाएंगे? ऐसे तो किसी दूसरे जन्म का इंतजार करना होगा। सभी उसे आंखें फाड़े देखने लगते हैं। वही दादी जब अर्जुन की यह बात सुनती है तो उनके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वो बड़ी सी मुस्कुराहट लिए बोलती है, ये बात तूने सही कहा, और वैसे भी बड़े पोते से तो कोई उम्मीद ही नहीं है। इतने महीने की शादी हो गई पर कोई खुशखबरी सुनने को मिला नहीं। ये बोल आदित्य को घूरने लगती है और फिर अर्जुन को देखते हुए, कम से कम तू ही जल्दी से गुड न्यूज दे दे। वहीं सभी तो बातों को मजाक लेते हैं पर आन्या जैसे ही ये बात सुनती है उसका खाते हुए हाथ रुक जाता है और उसके हाथ अचानक अपने पेट पर चले जाते हैं और कुछ सोच वो वहां से खड़ी हो जाती है। दादी उससे पूछती है, क्या हुआ आन्या? वहां पर किसी को कुछ समझ नहीं आता। आन्या उठकर वहां से अपने कमरे की तरफ चली जाती है। पर आन्या की हालत और सिचुएशन टेबल के नीचे आदित्य के अपने ही हाथों पर हाथ कस जाते हैं। वही आदित्य खड़ा हो बाहर चला जाता है और उसके जाते ही देर बिना कुछ सोचो वीर उसके पीछे चला जाता है साथ। ब्रेकफास्ट टेबल पर माहौल थोड़ा चेंज हो गया था। आन्या का अचानक उठकर चले जाना, फिर आदित्य और वीर का भी चले जाना, ना जाने क्यों सारे घर वालों का मूड थोड़ा ऑफ हो जाता है। कुछ देर बाद सभी अपने अपने ड्यूटी पर चले जाते हैं। तभी राघवेंद्र जी पृथ्वी से बोलते हैं, पृथ्वी आलोक कब आने वाला है? कुछ पता चला? ये सुन पृथ्वी बोलता है, जहां तक मुझे पता चला था उसने बताया था कि उसे कुछ अर्जेंट मीटिंग की वजह से बाहर जाना है और उसे 3 से 4 दिन लग सकते हैं और वही सुधा का अस्पताल में ही ज्यादातर रहना है। ये सुन राघवेंद्र जी कुछ नहीं बोलते। इन सारे मैटर में किसी का भी ध्यान शिवी पर नहीं गया, जो पिछले 2 दिन से वो कुछ चुप चुप सी रहने लगी है। उसकी चुप्पी को विभा देखी पर उन्हें लगा सब नॉर्मल है, क्योंकि शिवी शुरू से ही शांत स्वभाव की लड़की थी। ज्यादा किसी से उतना उसकी बातचीत नहीं होता था, पर विभा जो नोटिस कर चुकी थी वो शिवी की तरफ होते हुए बोलती है, शिवी बेटा क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम?
ये सुन शिवी अपना खाना खाते हुए, नहीं मॉम कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ठीक है। ये सुन वो अपना खाना खाने लगती है। ये देख विभा एक नज़र पृथ्वी को देखती है तो पृथ्वी आंखों से ही उन्हें इशारा करता है। शिवी कुछ ही देर में अपना बैग लेकर आती है और अपने कॉलेज के लिए निकल जाती है। वहीं अंदर रूम में आन्या किसी को बार बार कॉल लग रही थी पर उसका कॉल लग नहीं रहा था। वो काफी फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी थी, उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे और गुस्से में अपना मोबाइल फेंकती है और बेड पर बैठ जाती है। इत्तेफाक से उसके मोबाइल बेड पर ही फेंकी गई थी, वरना जिस हिसाब से आन्या ने मोबाइल पर अपना गुस्सा दिखाया था मोबाइल तो चकनाचूर ही होना था। तभी कीर्ति रूम में आकर बोलती है, दी कॉलेज चलना है, चलिए लेट हो रहा है। ये सुन आन्या खुद को कंट्रोल कर हाँ में सिर हिलाती है और उसके साथ कॉलेज के लिए निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ आसिमा इस समय अपने बैग में अपने कैमरा रख रही थी और साथ में अपने कुछ कपड़े। हमेशा उसके पास एक ब्लैक रंग का कपड़ा, टी शर्ट, लोवर हमेशा रहता था। कभी भी यदि उसे इमरजेंसी मिशन में जाना हो तो वह अपनी गेटअप को चेंज कर निकल सकती थी। आशिमा अपने कपड़े को रख रही थी, तभी जानवी अंदर आती है। जानवी आशिमा को जाते देख बोलती है, भाभी आप कहाँ जा रही हो? क्या मैं भी चलूं आपके साथ? ये सुन आशिमा जानवी को देखते हैं तो जानवी आशिमा को देख घबराते हुए, क्या भाभी आपकी आंखों में आंसू क्यों है? आशिमा मुस्कुराते हुए, कुछ नहीं, ये जो तेज हवा चल रहा है ना, इसी वजह से डस्ट चला गया है। तुम बताओ तुम्हें कहाँ चलना है मेरे साथ? ये बोल वो बड़ी आसानी से अपनी आंखों में आंसू को छुपा लेती है। जानवी एक्साइटेड होते हुए, भाभी आज मेरे कॉलेज का छुट्टी है तो प्लीज चलिए ना, चलते हैं। आज मैं आपकी भी ऑफिस को देख लूंगी, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये सुन असीमा मुस्कुराते हुए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट फैशन डिजाइनर आपको यदि कॉलेज में काम नहीं है तो आपके घर बैठे प्रैक्टिस करना चाहिए। ये सुन जानवी मुंह बनाते हुए, वो तो मैं कभी भी कर लूंगी, पर आज मेरा घूमने का मन है, मैं जब से यहाँ पर आई हूँ कहीं भी नहीं गई हूँ, मेरे दोस्त भी बहुत कम है, प्लीज चलिए ना। जानवी का प्यारा सा चेहरा देख वो हाँ में सिर हिला देती है तो जानवी खुशी से आशिमा के गले लग जाती है और थोड़ी देर बाद दोनों ही वहां से निकल जाते हैं। दोनों ही कार में बैठकर निकल जाते हैं। आशिमा इस समय अपने कार ड्राइव कर रही थी, वही जानवी उसे लगातार बातें किए जा रही थी। आशिमा की आंखों से फिर से एक बूंद आंसू लुढ़क जाता है। आशिमा को सुबह का ख्याल आ रहा था, जब उसकी नींद खुली थी तो उसे एक अजीब सा एहसास हुआ था। वहां एक बार चारों तरफ देखती है तो वहां पर कोई नहीं रहता। उसे महसूस हो रहा था जैसे कोई था उसके पास, वह आंखें बंद कर महसूस करती है और बिस्तर पर औंधे मुंह लेट जाती है तो उसे अपने नाक में अधीरा की फ्रेग्रेंस महसूस होती है। उसके आंखों से आंसू लुढ़क जाते हैं। फिर उसे याद आता है कि वह तो बालकनी में थी और इस समय वह बेड पर थी। यह महसूस होते ही उसके आंखों से आंसुओं की धार लगातार बहने लगती है। वो वहीं पर सिकुड़ कर रोने लगती है। वो बिस्तर को मुट्ठी में भरते हुए बोलती है, क्यों क्यों अधीरा क्यों? आखिर इतनी बड़ी गलती मैंने कर दी कि अब तुम मुझे अपना चेहरा भी नहीं दिखाना चाहते हो? क्यों क्यों तड़पा रहे हो मुझे इतना क्यों? सॉरी ना, एक बार माफी तो मांगने दो प्लीज, अपने आशिमा को इतना मत तड़पाओ, मत तड़पाओ। ये बोल फूट फूट कर रोने लगती है, पर उसका रोना सुनने वाला वहां पर कोई नहीं था और तब से ही उसके दिल में ना चाहते हुए बार बार उसके आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे। तभी जानवी की नजर आशिमा पर पड़ता है तो वो उसे कुछ नहीं पूछती, क्योंकि उसे अंदाजा हो गया था कि आशिमा क्यों रो रही है। उसकी उम्र भले ही अब जाकर 18 साल हुई थी, पर वो इतनी भी ना समझ नहीं थी। एक कम उम्र में ही वह न जाने कब की बड़ी हो चुकी थी। उसके घर में वह हादसा उसके सामने भले ही नहीं हुआ था, पर उसने उस चीज को उसने महसूस किया था। वो डर, अपनी माँ को इतना कमजोर होते देखना, अपने पिता को घायल अवस्था में देखाना, अपने भाई का चेहरा इतना बुरी तरह से कटा हुआ देखना, एक छोटी सी बच्ची खुद को कितनी समेटी होगी। वो चुलबुली थी, मस्ती करती थी, पर वो हर दर्द को, हर तकलीफ को, हर सिचुएशन को समझती थी और वह आशिमा के दर्द को अच्छे से समझ रही थी कि भाभी उसके भाई के लिए कितनी तड़प रही है। पर उसका भाई उसके पास नहीं है और वो कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो पत्थर दिल वाला इंसान था। जिस समय उसने सुना था कि उसके भाई ने शादी कर ली है, उसे तो बिलीव नहीं हुआ था। वो खुश थी कि उसका भाई, जिसे सिर्फ दुश्मनी करनी थी और लोगों को मौत के घाट उतारना था, इस प्रण से आज वह इतना बड़ा किलर माफिया बना कि लोग उसके नाम से डरते हैं। वो इंसान किसी के लिए झुकेगा, पर वो असहाय थी, वो कुछ कर नहीं सकती थी। पर उसके हाथ में ये था कि वह अपनी इस प्यारी सी भाभी माँ को अपने तरह से उनका माइंड डाइवर्ट कर सके, जो कि वो पूरी कोशिश कर रही थी। कुछ ही देर में वो दोनों टीएमसी मीडिया चैनल के बाहर पहुंचते हैं। जानवी जब इतने बड़े न्यूज चैनल को देखती है तो वह एक साइड होते हुए आशिमा से बोलती है, भाभी यह कितना बड़ा है, आप यहाँ पर काम करती है? आशिमा जानवी को बच्चों की तरह रिएक्ट करते देख वो हाँ में सिर हिलाकर बोलती है, हाँ हम यहाँ के काम करते हैं, चलो। ये बोल वो अंदर जाने लगती है। वो अंदर जाती है तो सभी लोग उसे गुड मॉर्निंग बोलते हैं, एक तरफ से उसे रिस्पेक्ट दिए जा रहा था। ये देख जानवी बोलती है, भाभी देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आप यहाँ की मालकिन हो। ये सुन आशिमा मुस्कुराते हुए, हाँ क्योंकि यहाँ पर मैं एडिटर एंड चीफ हूँ और यह बहुत बड़ा ओहदा होता है। ये सुन जानवी को बहुत गर्व महसूस होता है। वहीं लोगों की नज़र उस मासूम प्यारी जानवी पर भी था।
जो बेहद अदा से मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कुराहट हर किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला रहा था। आशिमा अपने केबिन में जाती है, उसके पीछे जानवी भी। इतना बड़ा केबिन देख वह घूमकर चारों तरफ देखने लगती है, जहां पर कई मेडल के साथ आशिमा की फोटो थी। उसने काफी कुछ अपने इन 28 साल की उम्र में अचीव किया था, क्योंकि वो काफी टफ मिशन करती थी, जिस वजह से कैश क्लियर होने से उसके चैनल को काफी प्रमोशन होता था। वो केबिन में जाती ही है, तभी उसके केबिन का फोन बजने लगता है। वो जाकर उसे रिसीव करती है। उधर से कुछ कहा जाता है तो वो हाँ कहती है। आशिमा जानवी को देखते हुए, जानवी मुझे अर्जेंट मीटिंग में जाना है, मैं दूसरी फ्लोर पर हूँ, कुछ देर में फ्री हो जाऊंगी, तब तक आप यहीं पर बैठे रहो। ये बोल वो अपने चेयर पर उसे बैठा देती है। ये देख जानवी खुश हो जाती है, क्योंकि उसकी नज़र कब से उस बड़ी सी चेयर पर बैठने का मन था। उसकी खुशी देख आशिमा झुककर उसके माथे को चूमती है और वहां से चली जाती है। वही जानवी चेयर को बार बार घुमाते हुए कभी वहां पर कांच के नीचे दबे न्यूज़पेपर को झांकती तो कभी कंप्यूटर। तभी उस कमरे का रूम का दरवाजा धड़ाम से खुलता है। जानवी सामने देखती है तो एक व्हाइट शर्ट और ब्लैक पेंट में एक आदमी खड़ा था। वो अंदर आते हुए ही बोलता है, आशिमा तुम अभी को आ रही हो? मैं तुम्हारा कब से बाहर इंतजार कर रहा हूँ और कब से तुम्हें बुला रहा हूँ, और तुम अब आ रही हो और तुरंत केबिन में चली आए। तुम्हें पता भी है कुछ। वह इससे आगे कुछ कह पाता, उसकी नज़र सामने बैठी जानवी पर पड़ती है। वो उसे घूरते हुए बोलते हैं, कौन हो तुम जो कब से बकबक बकबक किए जा रहे हो? ये सुन वो आदमी, जो कोई और नहीं राघव था, वो उसे चिढ़ते हुए, एक्सक्यूज मैं कौन हूँ ये तो बाद में बताता हूँ, फिलहाल तुम बताओ कि तुम कौन हो जो इस चेयर पर बड़े ही चाव से बैठी हुई हो। ये सुन जानवी उसे घूरते हुए, जब मैं इस चेयर पर बैठी हूँ तो इसका मतलब यही है ना कि मैं इस चेयर की हकदार हूँ, मैं यहाँ की एडिटर एंड चीफ हूँ। उसकी यह बात सुन राघव उस पर हंसते हुए, जाकर अपना दिमाग ठीक करो, मुझे अच्छे से पता है कि यह चेयर किसका है या केबिन किसका है। तभी उसके फोन पर कॉल आता है। वह देखता है यह आशिमा का कॉल है। वो कॉल उठाकर कान पर रखता है तो उधर से आशिमा बोलती है, अब बच्चों की तरह वहां पर बहस मत करो, मीटिंग रूम में आओ। ये सुन राघव हैरानी से फोने देखने लगता है। तभी उसकी नज़र कैमरे पर जाती है तो वो समझ जाता है कि आशिमा कैमरे के जरिए उसे देख रही है। तभी राघव जानवी को घूरते हुए वहां से चला जाता है। वही जानवी अपने मोबाइल को देखते हुए पागल। वही मीटिंग रूम में राघव वहां पर पहुंचता है तो इस समय वहां पर आशिमा, वहां के डायरेक्टर और एक लड़की और बैठी हुई थी। सिर्फ 3 लोगों को मीटिंग में देख राघव वहां पर जाकर एक चेयर पर बैठ जाता है। तभी राघव एक नज़र आशिमा के बगल में बैठी लड़की को देख फिर से आशिमा को देखता है तो आशिमा उससे कहती है, यह मेरी असिस्टेंट है, तुम विश्वास कर सकते हो। राघव अपने जेब से निकालकर एक चिप निकालता है और आशिमा को देखता है तो आशिमा हाँ में सिर हिलाती है। वो प्रोजेक्टर के सामने जाकर एक चिप लगाता है तो सामने एक बड़े से स्क्रीन पर कई सारी पिक्चर चलने लगती है। सभी उसे ध्यान से देखने लगते हैं। तभी राघव सभी को दिखाते हुए उन सभी से पूछता है, क्या आप सभी जानते हैं इन सभी को? आशिमा बड़े ध्यान से देखते हुए बोलती है, जहां तक मैं अंडर कवर ऑपरेशन किया है उस हिसाब से मुझे यह एक टेररिस्ट लगता है, क्योंकि यह हमेशा अपने मुंह पर पट्टी बांधकर ही कई बार यहां पर हमला किया है। राघव उसकी बात को देख हाँ में सिर हिलाते हुए बोलता है, हाँ तुमने सही पहचाना, यह एक टेररिस्ट है और यह वह है जिसने न जाने कितने लोगों का घर उजाड़ा है। यहाँ तक कि यह वही इंसान है जो एक समय नामी गिरामी माफिया हुआ करता था, और इसका नाम तब सबसे ऊंचा हुआ जब इसने एक बहुत ही बड़े माफिया का सफाया किया था, जिसका नाम डीडी था। यह एक बहुत बड़ा माफिया था जो न जाने कितनी अपनी खुद का एक अड्डा बनाया था। पर इस माफिया की एक खास वजह थी कि यह सिर्फ इल्लीगल काम करता था, पर कभी भी लड़कियों की फिरौती या इस तरह की हरकत कभी नहीं हुआ था। जो भी काम लेता था वो उसे करके रहता था। डीडी का नाम सुन थोड़ी हैरान सी होती है। उसे ऐसा लगता है जैसे ये नाम सुना हुआ है, पर वो उसे इग्नोर करती है और पूछती है, मतलब? तो राघव बोलता है, जहां तक हमारे टीम का रिसर्च है उस हिसाब से यह शख्स जो स्क्रीन पर है हम इसे सरताज कह सकते हैं, लेकिन इसका मास्टरमाइंड कोई और है। लेकिन इसे हम कम नहीं समझ सकते हैं, या यूं कहा जा सकता है कि जितने लोगों की मौत हुई है इसी के हाथों से हुई है। काफी सख्त इंसान है और काफी ज्यादा शार्प माइंडेड इंसान है। इसकी हैकिंग पावर इतनी ज्यादा है कि कुछ सेकंड में ही उस चीजों को खत्म करने का दम रखता है। एक समय था कि यह सिर्फ हाथ पैर चलाता था, पर आज यह अपना दिमाग तेज चलाता है और हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि यह यहाँ पर फिर से कदम रखा है। तभी टीएमसी के बॉस डायरेक्टर बोलते हैं, पर अचानक इस तरह से मीटिंग रखने का मतलब हमें समझ नहीं आया। ये बात सुन राघव बोलता है, हम इस मिशन पर जाने वाले हैं, मतलब हमारी नज़र अब इस लंबे चलने वाले मिशन पर रहेगी। या यूं कहा जाए हम इसे रोकने की कोशिश करना चाहते हैं, या फिर आप ये भी समझ सकते हैं हम ये पता करना चाहते हैं कि आखिर ये सब यहाँ पर आए क्यों है। अब इसके लिए हमें कुछ खुफिया एजेंट की जरूरत पड़ेगी, कुछ ऐसे लोगों के जो इस काम में हमारा मदद कर सके। फिर आसिमा की तरफ देखते हुए, हमें एक ऐसी फोटोग्राफर की जरूरत है जो ऐसे लोगों के बीच से सबूत ला सके। एक न्यूज चैनल की जरूरत थी जो इस चीज को काफी बारीकी से हैंडल कर सके, और हमें इसमें आपके चैनल का ही नाम दिखा।
इसकी सबसे बड़ी वजह आशिमा है, क्योंकि आशिमा क्या है ये हम सभी जानते हैं। आशिमा की हैकिंग पावर से लेकर उसने कई माफियाओं के बीच में घुसकर हमें इन्फॉर्मेशन दी थी, जहां पर हम पहुंच सके। एक तो सबूत ही है कुछ महीने पहले जो खंडहर के बीच में देश से दूर जाकर आशिमा ने अकेले ऐसे लोगों को पकड़ा था। यह उस इंसिडेंट की बात है जिस समय आशिमा को पता चला था आदित्य के असर होने का और आशिमा और अधीरा की पहली मुलाकात का। उम्मीद है कि आप सभी को रिमेंबर होगा। जब वहां पर घुसकर लोगों को मात दे सकती है तो वो इस काम में मदद कर सकती है। तभी डायरेक्टर बड़े ही आराम से और गर्व से चेयर पर बैठते हुए, वो तो मुझे समझ आता है कि हमारी होनहार एम्प्लॉय काफी टैलेंटेड है, पर हम इसमें आपकी मदद कैसे कर सकते हैं। ये सुन राघव चेयर पर बैठे हुए, हमें आपकी एक आसिमा चाहिए जब तक मैं चाहूं, यानी कि इस मिशन के लिए वो हमारे साथ खुफिया तरीके से काम करेगी। बदले में इतनी बड़ी न्यूज़ जो माफिया गेम वो आपके चैनल पर दिखाई जाएगी, तो आप खुद समझदार हैं कि आपके चैनल कहां से कहां पहुंच सकती है। ये सुन डायरेक्टर की आंखें चमक जाती है। वो आशिमा को देखने लगते हैं कि आशिमा का क्या कहना है। आशिमा के दिमाग में अधीरा आता है, फिर कुछ सोच बोलती है, मैं इसके लिए तैयार हूं। तभी डायरेक्टर बोलते हैं, पर आशिमा एक बात याद रखो, इसमें काफी खतरा भी है। तभी आशिमा बोलती है, यदि मैं खतरे से डरती तो इस काम में कभी आती नहीं। ये बोल वो अपने चेयर छोड़कर उठकर खड़ी हो जाती है। वहीं उसके बगल में बैठी लड़की डायरेक्टर को देख बोलती है, सर इस काम में आशिमा मैं के साथ में भी जाऊंगी। यह आशिमा की असिस्टेंट नेहा थी। नेहा काफी पतली सी होती है, जिसे देख राघव आंखें छोटी कर बोलता है, क्या सच में तुम ऐसे मिशन पर जाना चाहती हो। ये सुन नेहा बोली, मेरे अंदर क्या खराबी है। राघव वहां से जाते हुए, खराबी तो कुछ नहीं है, देखने में ठीक ठाक हो, बस तुम्हारी जान इतनी है कि तुम्हें कोई फूंक दे तो तुम कहां उड़कर चली जाओगी पता नहीं चलेगा, और मिशन की तो बात दूर है। ये सुन नेहा चिढ़ जाती है, पर राघव जा चुका था। इधर राघव आशिमा के साथ मिलकर आतंकवादी संगठन जो कि अपने देश में आ चुके थे, जिसकी खबर राघव के ऊंची पोस्ट यानी कि पुलिस के हेडक्वार्टर में पता चल चुकी थी, जिसमें से राघव को इस चीज के लिए चुना गया। राघव पर पूरी छूट थी, वो जिसे अपने साथ लेना चाहता है उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। इन सभी ने आपस में मीटिंग बनाई और साथ में दो रिपोर्टर को अपने साथ रखा, जिसका नाम आशिया और नेहा थी। वहीं दूसरी तरफ एक कमरे में जहां पर न जाने कितनी सारी बंदूकें, बारूद, मिसाइल, तरह तरह के वेपन रखे हुए थे। पूरा एरिया ही इतनी लंबे चौड़ा था कि वहां पर 10 से 20 लोगों का घर आ ही सकता था। यह एक गोदाम की तरह लग रहा था, और उसी के अंदर एक औरत वहां के हर बंदूक को छू रही थी और देख रही थी, और हर चीज को छूते हुए काफी संतुष्ट लग रही थी। उसमें से उसे जो भी राइफल पसंद आता वो उसे उठाकर किसी न किसी चीज पर निशान लगाती है। उसका निशाना सीधे सामने रखे हर एक एंगल पर लगती। तभी एक शख्स जो कोई और नहीं अर्जुन था, वह वीर से बोलता है, यार इन्हें देखकर कौन कहेगा कि यह एक औरत है, ये तो मुझसे भी ज्यादा तेज बंदूक चला रही है। तभी वीर अर्जुन को घूरते हुए, तो उनके सामने तू बच्चा ही है तो बच्चा ही रहेगा ना, और वो तेरी माँ है। ये सुनते ही अर्जुन का मुंह बन जाता है। वही मारिया जो सारे बंदूक को कब से चेक कर रही थी, उसकी नजर एक बंदूक पर पड़ती है। उसे बंदूक को देखते ही उसकी आंखें चमक जाती है। वो जाकर उसे देखने लगती है। वो उस चीज को देखते हुए सामने खड़े आदित्य से कहती है, आदि यह तो। आदित्य मुस्कुराते हुए, हाँ यह वही बंदूक है जो आप सोच रहे हैं। ये सुनते ही मारिया उसे बंदूक को ले लेती है और उसे छूने लगती है। उसकी आंखें नम हो जाती है। वही नम आंखों से वह आदित्य को देखते हुए एक सामने लगे फोटो पर उस बंदूक के जोर से निशान लगाती है। वह निशान लगते ही पूरा एरिया कांप सा जाता है। दरअसल यह एक मिसाइल गन थी, जिसे कभी मारिया और सारिका और सौरभ ने मिलकर बनाने की सोचती थी। सारिका का दिमाग एक साइंटिस्ट की तरह चलता था। उसके दिमाग में काफी फॉर्मूले थे, जिससे वो तरह तरह के लोगों की मदद करती थी राइफल बनाने में। पर उसकी एक ड्रीम इच्छा थी कि वो खुद की बनाने की, पर वह तो नहीं कर पाए। पर उसका फॉर्मूला जरूर आदित्य के हाथ लग चुका था, जिसे वह अपनी माँ की आखिरी इच्छा समझ उसे अपने हाथों से बनाया था। वो मिसाइल गाड़ी इतनी तेज थी कि एक साथ 10 लोगों को भेज सकती थी। उसकी निशाना इतना अचूक था कि दूर खड़े 1 किलोमीटर की दूरी पर भी इंसान को टारगेट कर सकता था, और सिर्फ एक गोली काफी थी जो एक इंसान को लगते ही उसकी सांसें तक छीन लेगी। आदित्य उसे बंदूक के पास जाता है और उस बंदूक को अपने हाथों में लेते हुए बेहद गुस्से भारी आवाज में कहता है, इस बंदूक पर इंसान सिर्फ एक इंसान के मौत की लिखी हुई है। आदित्य की आंखें बता रही थी कि वो किसी इंसान की बात कर रहा है। वहीं कुछ देर बाद सभी आदित्य के ऑफिस में बैठे होते हैं। तभी इस समय आदित्य का ऑफिस किसी बिजनेसमैन का ऑफिस नहीं, किसी माफियागिरी का ऑफिस लग रहा था। वहां पर एक मैप बिछाया गया था और सामने कई लोगों की फोटो लगी हुई थी। यह वही टारगेट था जो दूसरी तरफ आशिमा और पुलिस सभी मिलकर करना चाहते थे। बस इन दोनों में इतना ही अंतर था, उन सभी को उस टारगेट को खोजना था, उस चेहरे को पहचाना था। पर यहां तो सारे चेहरे पहचाने हुए थे। मारिया सामने खड़े इंसान की फोटो को देखते हुए बोलती है, मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि यह यहां आ चुका है, और इसके आने का मतलब ये तबाही लाएगा। तभी आदित्य उसे देखते हुए बोलता है, और इस तबाही को उसके तक पहुंचने से पहले उसे रोकना है।
तभी मारिया उसे टोकते हुए, यहाँ पर तुम गलत हो आदित्य। आदित्य उसे देखने लगता है तो मारिया बोलती है, ये तबाही सिर्फ उसके लिए नहीं, ये पूरे देश के लिए है और यह हमसे ही होकर गुजरेगा, और सबसे बड़ी वजह कौन है ये तुमसे जानते हो। फिर मारिया उठकर आदित्य के बड़े से कांच के सामने खड़ी हो जाती है जहां से बाहर का पूरा मुंबई दिख रहा था। वो उसी जगह से खड़ी होकर सारा दृश्य देखते हुए बोलती है, इतना कुछ झेलना पड़ रहा है उसे। मैंने कभी नहीं चाहा था कि मेरी जिंदगी मेरी बेटी की जिए। हमेशा से मैं एक अच्छी लाइफ जीना चाहती थी, अपने बुरे कर्मों को छोड़ना चाहती थी। पर मुझे नहीं पता था मेरा छोड़ना मेरे पूरे परिवार के मौत का कारण बन जाएगा और बचे हुए लोगों पर भी मौत की तलवार हमेशा लटकती रहेगी। सभी उसकी बातों को ध्यान से सुन रहे थे। वही मारिया आगे बोलती है, पर जिस इंसान को आज पाने के लिए वह हर लोगों की खून की नदी बहाना चाहते हैं, उसे तो दूर दूर तक कुछ पता भी नहीं है और ना ही उस मासूम को दुनिया से लड़ने की ताकत है। ये सुन आदित्य बोलता है, उसके अंदर वो ताकत नहीं है तो वह ताकत लानी पड़ेगी, उसे लड़ना होगा। मारिया उसे देखने लगती है तो आदित्य उन्हें देखते हुए बोलता है, मैं चाहता हूं कि वह इतनी तो प्रोटेक्टिव हो कि वह खुद की अपनी जान बचा सके, बाकी चीजों के लिए मैं हूं। तभी बाहर से एक तेज आवाज आती है, उस तक पहुंचने से पहले मुझसे होकर गुजरना होगा, क्योंकि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक उसे कोई छू भी नहीं सकता, या फिर मेरी फैमिली को। ये सुन सभी उस तरफ देखते हैं तो वहां पर अधीरा खड़ा होता है। अधीरा सामने लगे पोस्टर पर देखते हुए बोलता है, जिस चीज को करने के लिए मैंने शपथ खाई थी शायद अब वो उसका समय आ चुका है। ये बोल उसे पोस्टर के पास जाता है जिस पोस्टर पर एक आतंकवादी की आंखें तो दिख रही थी, पर उसके मुंह पर मास्क लगा था और सर के ऊपर एक मुसलमानी पगड़ी। अधीरा उस पोस्टर के पास जाता है और वहां पर खड़ा हो वो एक नुकीली चीज को उठा उसे चेहरे के ऊपर एक निशान बनाता है और उसे देख बोलता है, जिस निशान को मैंने खुद दिया है उसका नाम और निशान जिंदगी से मिटाना सिर्फ मेरे हाथ में है। ये सुन सभी के अंदर तक गुस्सा भर जाता है। तभी गुस्से में बोलती है, तुम अकेले नहीं हो, ये लड़ाई मैंने शुरू की थी, खत्म भी मैं करूंगी। लड़ाई चाहे जिस तरह से हो, पर मैं हमेशा तुम लोग के साथ खड़ी रहूंगी। कोई कुछ बोलता उसके पहले ही मारिया हाथ दिखाते हुए, अब मेरी जिंदगी इन सब से जुड़ गई है। अगर मुझे इसमें मौत मिलती है तो मुझे वह भी मंजूर है, पर जिस परिवार को प्रोटेक्ट करने के लिए मैंने अपनी जिंदगी को झोंक दिया है उसे मैं पूरा करूंगी और तुम लोगों को इस चीज में मैं लीड करूंगी। पर एक बात, जब तक वो पहला प्रहार नहीं करते हैं तब तक हमें शांत रहना है। कोई कुछ नहीं बोलता। माहौल को हल्का करते हुए वहां पर बैठा वीर बोलता है, वैसे आपके आलसी बेटी को हम सिखा भी कैसे सकते हैं। सभी फिर से बैठ जाते हैं तो आदित्य बोलता है, ये बात तो है, उसे सोना इतना पसंद है कि उसकी उठने में ही हालत खराब होती है, वो एक्सरसाइज कहाँ कैसे कर पाएगी। ये सुन मारिया के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वो वहां पर बैठते हुए बोलती है, इस मामले में वह अपने बाप पर गई है। सभी मुस्कुराते हैं तो आदित्य बोलता है, पर उसके अंदर की आग छुपी हुई जिसे हमें भड़काना है जरूरत पड़ने पर। वहीं दूसरी तरफ कॉलेज में जितना कल चर्चा का विषय था, उतना ही सब कुछ आज शांत था। शांति इसलिए था क्योंकि हर किसी को अपनी पढ़ाई से मतलब था, पर हर किसी के मन में एक अजीब सा डर बैठ गया था कि अचानक कोई आकर कॉलेज में किसी लड़की को मार दे, और उसके साथ इतनी घटिया हरकत किसी के भी दिल से आसानी से जाने वाली नहीं थी। वही इस समय शिवी खोई हुई अपने क्लासरूम में बैठी हुई थी और उसी के बगल में परिधि उससे नॉनस्टॉप बात किए जा रही थी। सामने इस समय उसके टीचर बिजनेस के बारे में बहुत कुछ नॉलेज दे रहे थे। आए शिवी सुन तो रही थी पर उसका ध्यान उसमें नहीं था। टीचर ने शिवी और परिधि को एक दूसरे से बातें करते हुए देखता है तो शिवी के ऊपर चौक फेंककर उसे खड़ा कर देता है। सर, जब से क्लास में आया हूं तब से तुम्हारा ध्यान कहीं और दिख रहा है। अगर क्लास में पढ़ाई नहीं करना हो तो दूसरे बच्चों का क्लास का माहौल खराब मत करो। तुम दोनों फिलहाल में क्लास से निकले। उसके इतनी तेज आवाज सुन दोनों ही उसका खड़ी हो जाती है। शिवी अजीब नजर से उसे देखता है तो परिधि दांत दिखा देती है। दरअसल शिवी भले ही अपने आप में खोई थी पर परी थी जो उसे कब से बकबक किया जा रही थी। दोनों ही बाहर आ जाते हैं। तभी परिधि एक गहरी सांस लेकर बोलती है, मैं तो कब से बकबक किए जा रही थी पर टीचर की ही नजर अब पड़ी, नहीं तो कुछ समय पहले निकाल देते तो हमारे पास कितना टाइम होता। ये सोचते से शिवी उसे घूरते हुए, तुम्हारी वजह से मुझे क्लास से बाहर निकल गया, नहीं तो उनका ध्यान मुझ पर जाता ही नहीं। ये सुन परी उसके हाथों में हाथ डाल, प्लीज ना यार, तुम्हें पता है ना मैं यहाँ पर ज्यादा किसी से बात नहीं करती, एक तुम ही तो हो तो मुझे अच्छी लगती हो और तुम भी मुझे कटी कटी रहती हो। ये सुन वह एक गहरी सांस लेती है। शिवी उसकी इतनी इमोशनल बातें सुन उसे घुरते हुए, अब ज्यादा सेटी मत हो, चलो हम सभी गार्डन में बैठते हैं, ये कह उसके साथ जाने लगती है। तभी सामने से आते शख्स को देख परिधि एक साइड होते हुए, ऑफिसर देखो ना, वो उसे ताड़ने लगती है। उसको ऐसे करते देख उसकी भी नजर सामने शिव पर जाती है जो वर्दी ड्रेस मेन शिव फिर से वहां पर दिखता है। पर परिधि बोलती है, यार मानना पड़ेगा, क्या हैंडसम इंसान है, गजब की पर्सनैलिटी, हकास मेनंद से देख सकती, ऐसी बॉडी को महसूस कर सकती। वो अपने ही धुन में बोले जा रही थी। वही शिवी की सांसें ऊपर नीचे हुए जा रही था। तभी शिवी वहां से दूसरे तरफ चली जाती है। वहीं परिधि अपने मन का बड़बड़ाए जा रही थी।
वही शिव जो आते समय ही शिवी को देख लिया था और उसका अचानक जाना उसे अजीब लगा था, पर वो अपने ड्यूटी पर चला जाता है जिस काम के लिए वो कॉलेज में आया था। वही कॉलेज में सनाया इस समय अपने एकेडमी में, जो कि कॉलेज में एक लंबा सा रूम को उसने अपना डांस एकेडमी बनाया था। वहां पर खड़ी 10 से 15 लोग, जिसमें कुछ लड़के तो कुछ लड़कियां थी, और उनसे वो डांस के कुछ स्टेप बता रही थी। वो कुछ कथक के भी स्टेप बता और सभी को अपने साथ करने को बोलती है। तभी एक लड़का सॉन्ग वहां का चलता है जिसमें गाना बजता है, दिल ये बेचैन वे रास्ते पर नैन वे, दिल ये बेचैन वे रास्ते पर नैन वे, जिंदगी बेहाल है सुर है नाताल है, आजा सांवरिया आ। ताल से ताल मिला हो, ताल से ताल मिला, कुछ स्टेप बताकर सनाया फिर रुकती है, पर इस बात से अनजान की कोई डोर पर खड़ा उसे कब से घूर रहा है। तभी लड़कों की नजर डोर पर जाती है, सनाया भी उधर देखती है तो वहां पर पीयूष खड़ा था। ये देख वो एक पल के लिए सकपका जाती है। उसे ऐसे सकपकाते देख पीयूष अंदर आते हुए, अरे मैडम जी आप कंटिन्यू करिए, आखिर मैं भी तो म्यूजिक का ही स्टूडेंट हूँ। ये सुन सनाया थोड़े गुस्से बोलती है, पीयूष आप इस क्लास में क्या कर रहे हैं। तभी पीयूष अपने हाथ बांधते हुए बोलता है, लगता है आप भूल रही है, मैंने अभी आपसे कहा कि मैं भी अपने क्लास में आया है। तभी पीछे से उसे क्लास में परी और शिवी भी आकर बैठ जाते हैं, और कुछ ही देर बाद वहां पर प्रिया, निम्मी और कीर्ति सभी आ जाते हैं, क्योंकि पीयूष ने सभी को मैसेज कर बुलाया था। ये देख सनाया सभी को हैरानी से देखने लगती है। तभी पीयूष बोलता है, वैसे दोस्तों जहां तक आप सभी को मेरे बारे में इतना तो पता ही होगा कि मैं काफी अच्छा गाना गाता हूं और डांस सीखने की भी काफी अच्छे से कोशिश कर रहा हूं। पर मैंने कुछ डांस सीखी है, क्या मैं के साथ करूं, उस पर किसी को आपत्ति तो नहीं। सब एक साथ बोलते हैं, नो सर, क्योंकि पीयूष वहां का सीनियर था और हर कोई उसे जानता था। वही सनाया बुरी तरह से पीयूष को घूर रही थी। वही कीर्ति जो चिप्स खा रही थी उसे झपटते हुए सभी खाने लगते हैं। अगर वहां पर किसी का थोड़ा चेहरा उतरा था, शिवी और आन्या का था, और फिलहाल दोनों सामने के शो को दोनों देखने लगते हैं। तभी पीयूष अपने मोबाइल से कनेक्ट कर एक सॉन्ग चला देता है। सॉन्ग सुनते ही सभी वहां पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। सॉन्ग कुछ इस तरह था, बन जा तो मेरी रानी तेनू महल दवा दूंगा, बन मेरी महबूबा, मैं तेनू ताज पवा दूंगा, सुन मेरी रानी रानी बन मेरी रानी रानी, शाहजहां में तेरा तेनू मुमताज बना दूंगा, बन जा तू मेरी रानी, तेनू महल दवा दूंगा, बदन तेरे दी खुशबू मैनू सोने दा देव्यानी रातानू, उठ उठ के सोच बड़े तेरी, सुन मेरी रानी रानी बन मेरी रानी रानी, हाँ कर दे तू मेनू, मैं दुनिया न हिला दूंगा, बन जा तू मेरी रानी, तेनू महल दवा दूंगा। पीयूष सनाया को गोल गोल घुमाते हुए उसके साथ एकदम मूवी के डांस की तरह डांस करने लगता है, जिसे देख किसी की हंसी नहीं रुक रही थी। वही सनाया गुस्से में कुछ कहना चाहती, पर पीयूष उसे डांस का मुंह कर उसे घुमा देता था। कुछ देर बाद ये डांस खत्म होती है, पर सभी हंसते हंसते सभी के पेट फूलने लगते हैं। वही सनाया उसे घूरते हुए बोलती है, तो ये था तुम्हारा डांस स्टेप। तो पीयूष बड़ी मासूमियत से हाँ में सिर हिला चला जाता है। वही आन्या और शिवी का भी यही हाल था। हंसते हुए एक पल के लिए दोनों अपने सारे दुख भूल गए थे, पर वही डोर पर खड़ा कोई उन्हें कब से घूर रहा था। तभी आन्या को महसूस होता है कि कोई उसे देख रहा है। वह इधर उधर देखती है पर वहां पर कोई नहीं रहता। वही डोर पर खड़ा इंसान के कंधे पर कोई हाथ रखता है तो वह एक पल के लिए हड़बड़ा कर पीछे देखता है तो वहां पर शिव खड़ा था। उसे देख बोलता है, इंस्पेक्टर साहब आप। तभी शिव सामने अनुराग को घुटते हुए, इस तरह से डरना किसी की चोरी पकड़ने का संदेश देता है। ये सुन अनुराग बोलता है, मैं भी एक इंसान हूँ, अचानक हाथ रखने पर मैं भी डर सकता हूँ। यह सुन शिव बोलता है, आप यहाँ पर। तभी अनुराग, हाँ मैं इधर से गुजर रहा था, ये कह वो वहां से निकल जाता है। शिव उसे जाते हुए देख बोलता है, दाल में कुछ तो काला है। ये बोल एक नजर अंदर देखता है जहां सभी क्लास पर बैठे थे। वही सनाया पीयूष को गुस्से में देखे जा रही थी। ये देख शिव के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है और वह वहां से चला जाता है। वही उसके जाने के बाद ही अनुराग पीछे से निकलते हुए, यह इंस्पेक्टर कुछ ज्यादा ही मेरे सामने कांटा बन रहा है, कुछ तो इसका करना होगा, ये बोल किसी को कॉल करता है। तभी उसे कॉल पर बोलता है, मैं किसी का फोटो भेज रहा हूँ, उसका रास्ता जल्द से जल्द क्लियर करो। ये बोल कॉल कट कर देता है। वही अनुराग किसी सनकी की तरह बोलता है, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद कोई मुझे रोक टोक करे, और तू जब से आ रहा है तब से मेरे ही पीछे पड़ा है। मुझे अपने सामने रखा कांटा पूरे जड़ से उखाड़ कर फेंक देता हूँ, तो फिर तो जैसे कांटे को क्यों मैं अपने रास्ते में रहने दूं। ये बोल वो हंसने लगता है।